आज की कहानी में इतने मोड़ हैं, इतने रहस्य हैं, और इस कहानी का जो क्लाइमेक्स है खासतौर पर वो चौंकाएगा, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको लगेगा पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, लेकिन जब कातिल का चेहरा सामने आएगा तो शायद आप भी चौंकेंगे। आज की कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक अजीब कहानी है। हालांकि एक नायाब इन्वेस्टिगेशन भी है, लेकिन पुलिस की कुछ कमियां भी है इस जांच में। कई जगहों पे पुलिस ने कुछ अहम सुराग और सबूत को शुरू में नजरअंदाज कर दिया। अगर वो ना करते तो शायद ये केस पहले खुल जाता, लेकिन फिर भी पुलिस ने अच्छा काम किया। कहानी महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के जलगांव इलाके की है, और जलगांव में एक जिला है जिसका नाम है चोपड़ा। उसी चोपड़ा जिला के एक गांव की कहानी है। इस गांव में एक परिवार रहता था, गरीब परिवार, बहुत पैसे वाला नहीं। परिवार का मुखिया जिसका नाम बगरू पाटिल अपनी पत्नी गीताबाई पाटिल और 2 बच्चों, एक बेटा मंगेश पाटिल और एक बेटी, ये चारों लोग इस गांव में रहते थे। बगरू मजदूरी किया करता था, घर का देखभाल भी करता था, एक अच्छा बाप, एक अच्छा पति, और ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चे भी स्कूल भेज रहा था ताकि बच्चे जो है बड़े होकर अच्छे बने, बड़े आदमी बने। तो शुरू से वो चाहता था कि वो पढ़े लिखे। तो मंगेश पाटिल जो बगरू का बेटा था और गीता का 12 साल इसकी उम्र थी, वो अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाता था। घर गृहस्थी सब कुछ, ज़िंदगी ठीक चल रही थी बगरू की। 2 फरवरी 2019 की तारीख आती है, 2 फरवरी 2019, सैटरडे का दिन था, शनिवार। उस दिन स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाती है। बहुत जगह पे सैटरडे और संडे की स्कूल छुट्टी होती है, लेकिन कुछ जगहों पे सैटरडे हाफ डे होता है, तो हाफ डे की छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो 2 फरवरी 2019 सैटरडे के दिन सुबह मंगेश अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद चूंकि सैटरडे हाफ डे है तो वो थोड़ा जल्दी लौट आता है। उसकी बहन अभी लौटी नहीं है। वो घर आता है। घर आने के बाद अपना बस्ता रखता है किताबों का और अपनी माँ से कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और वो टॉयलेट के बहाने बाहर चला जाता है। थोड़ा वक्त बीतता है, वो लौटता नहीं है। 1-2 घंटे हो गए, लौटा नहीं। अब गीताबाई मंगेश की माँ को फिक्र होने लगी, क्योंकि अक्सर वो खाना वाना खाकर खेलने जाता था, लेकिन स्कूल से आया, बस्ता रखा और गायब। बोला अभी आ रहा हूँ। अब 2-3 घंटे बीत गए। गीताबाई परेशान बाहर निकली, आस पड़ोस में ढूंढा। अच्छा, इस गांव में गीता और बगरू पाटिल के बहुत सारे रिलेटिव रिश्तेदार भी रहते थे, बट आसपास कहीं नहीं मिला। कुछ दोस्त थे, उन दोस्तों से पूछा मंगेश के, उन्होंने कहा नहीं। धीरे धीरे शाम हो गई, मंगेश घर नहीं लौटा। अब शाम को बगरू पाटिल भी अपनी मजदूरी खत्म कर घर लौटता है। घर लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी गीताबाई परेशान है, रो रही है, और वो फिर बताती है कि ऐसे ऐसे मंगेश स्कूल से आया, बस्ता रखा और बाहर गया, और उसके बाद से लौटा नहीं। 5-6 घंटे हो गए। अब बगरू भी घबरा जाता है। इसके बाद अब दोनों पति पत्नी मिलकर ढूंढते हैं, हर एक गली को ढूंढते हैं, जाकर रिश्तेदारों से पूछते हैं, मंगेश के दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। और धीरे धीरे शाम हो रही, रात का अंधेरा शुरू हो गया। माँ बेहद घबरा रही है। अब वो रोने चीखने लगती है। इकलौता बेटा है। बगरू भी परेशान है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, और मंगेश कभी इधर उधर जाता नहीं था, दोस्तों के साथ खेलता, वक्त पर घर लौटा था। पूरी शाम पूरी रात दोनों मियाँ बीवी ने बाकी रिश्तेदारों के साथ मिलकर मंगेश को ढूंढने की कोशिश की। पूरे गांव को छान मारा, कहीं बगरू नहीं, वो मंगेश नहीं मिला। रात बीती, सुबह हो गई। तब तक गांव के बाकी लोगों को भी पता चला। गांव वाले अपनी तरफ से भी ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदार भी ढूंढ रहे हैं, माँ बाप भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं से मंगेश की खबर नहीं। स्कूल वालों से भी पूछा, ये भी पता किया स्कूल में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ उसके साथ डांटा वाटा, लेकिन वो पढ़ने लिखने में अच्छा लड़का था, वहाँ पर भी कोई ऐसी बात पता नहीं चली। अब चूंकि सुबह हो गई, अगले दिन 3 फरवरी की तारीख आ गई, और मंगेश को गायब हुए हुए लगभग 15-16 घंटे बीत चुके थे। तो थक हार कर माँ बाप को रिश्तेदारों ने और गांव वालों ने यह सलाह दी कि आप जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ। अब गीता और बगरू पाटिल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं उसी जिले में, और जाकर अपने 12 साल के बेटे मंगेश पाटिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब 12 साल का एक बच्चा गायब हुआ। पुलिस वाले भी थोड़े सिंसियर थे वहाँ पे। उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है, बच्चों के गायब होने का मामला है। पुलिस फौरन हरकत में आती है। एक टीम माँ बाप के साथ गाँव भेजी जाती है। वो तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं, सीनियर अफसरों को बताते हैं। फिर सीनियर अफसर जो है तय करते हैं कि एक स्पेशल टीम बनाई जाए पुलिस की, जो मंगेश को ढूंढे। अब एक स्पेशल टीम बनाई गई। पहले पता किया गया कि भाई कहीं बगरू पाटिल या गीताबाई की किसी से दुश्मनी तो नहीं है, रिश्तेदारों से कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा तो नहीं है। पता चला कि इतने तो गरीब लोग हैं। ये भी था कि किडनैपिंग हो नहीं सकती, क्योंकि इनके पास इतनी हैसियत नहीं है पैसे देने की। अब हर तरह से पुलिस ने तफ्तीश कर ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई मोटिव मिला, ना मकसद मिला, ना दुश्मनी की कोई कहानी मिली।
अब ऐसे में उसके बावजूद 12 साल का बच्चा गायब, झगड़ा भी नहीं, उसको डांटा भी नहीं, पीटा भी नहीं कि गुस्से में चला जाए। तो पुलिस के लिए भी बड़ी अजीब उलझन कि आखिर मंगेश कहाँ गया। फिर भी पुलिस की टीम लगी रही, हर तरफ तफ्तीश करती रही। अब ये सारा गांव का इलाका था, पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे ये भी नहीं कि सीसीटीवी कैमरे और वो लगे, तो था ही नहीं, सवाल ही नहीं था। तो पुलिस अपने तरीके से अपने मुखबिरों के जरिए तलाश करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। करते करते 4 दिन बीत गए। 4 दिन तक पुलिस हाथ पैर मारती रही, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। 5वां दिन भी बीत जाता है, फिर 6ठा दिन भी बीत जाता है। अब 8 फरवरी की तारीख आ गई, 2 फरवरी से गायब है मंगेश। 8 फरवरी को कुछ गांव वाले बताते हैं कि इस गांव में जहां पे मंगेश का घर है, उससे करीब आधे मील दूर एक जंगल का इलाका है। वहां पे किसी इंसान का एक पैर कटा पड़ा है। पुलिस की टीम खबर मिलकर पहुंचती है, मौके पे जाती है। वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। अब उस कटे हुए पैर को देखकर लगता है कि यह पैर किसी बच्चे का है, क्योंकि पैर का साइज बहुत बड़ा नहीं था। और उसको देख के ये भी लग रहा था कि इसे किसी कुल्हाड़ी से काटा गया है। पुलिस ने उस पैर के टुकड़े को अपने कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम ने वहां पे अपनी तफ्तीश की और पुलिस ने उसको लेकर अस्पताल भिजवा दिया। अब पुलिस उस जगह पे जहां पे ये पैर पड़ा हुआ था, आसपास के तमाम इलाकों को खंगालना शुरू करती है कि शायद कुछ और सबूत मिले, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। इस दौरान में खोजी कुत्ते भी पुलिस के साथ थे। मौके से आने के बाद, उस पैर को सूंघने के बाद, आसपास को सूंघने के बाद कुत्ते भी इधर उधर जाते हैं, लेकिन वो जहां जहां जाते हैं वहां से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। तो खोजी कुत्ते जो डॉग स्क्वाड, वो इधर उधर कई जगह गए, पुलिस वाले उनके पीछे गए, लेकिन कोई चीज़ नजर नहीं आई, ना कोई चीज़ मिली जिससे इस केस पर रोशनी पड़ता। थक हार कर पुलिस वहां से लौट जाती है, फॉरेंसिक टीम भी लौट जाती है। अब इधर एक डर बैठ गया कि ये जो कटा हुआ पैर है ये एक बच्चे का ही है, कहीं ये मंगेश का पैर तो नहीं है। और अगर मंगेश का पैर है तो फिर इसका मतलब है कि मंगेश का कत्ल हो चुका है। ये बात मंगेश के माँ बाप को पता चली। ये सुनते उनका रो रो के बुरा हाल। मंगेश की माँ बार बार बेहोश हो जाए, घर वाले रिश्तेदार उसे समझाएं, संभालें। पुलिस वालों ने भी दिलासा दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ये मंगेश का ही पैर हो। तो एक उम्मीद की किरण अब भी बाकी थी कि शायद ये किसी और का पैर हो, मंगेश जिंदा हो। और पुलिस की तफ्तीश चलती रही। अब यहाँ पे जब पैर मिला तो पुलिस की तफ्तीश के दौरान एक चीज़ पता चली। पता ये चला कि 2 फरवरी को 2019 को मंगेश गायब हुआ था, और उसके अगले ही दिन यानी 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या आमतौर पर इसमें लोग पूजा पाठ करते हैं, मौन व्रत रख के जो पूजा करते हैं उसको, जो साधु संतों की तरह, उसी दौरान मौनी अवस्था में ये सब कुछ होता है। तो मौनी अवस्था में एक और भी चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र भी कर लेते हैं। तब उसमें ये था कि एक पैर मिला है पुलिस को, कुछ लोगों ने बताया, गांव के बुजुर्गों ने, कि इस पैर के मिलने से एक ऐसा भी लगता है कि कहीं ये नरबली का मामला तो नहीं है, यानी किसी इंसान की बलि दे गई हो, किसी ने कोई मन्नत मांगी हो तंत्र मंत्र और तांत्रिक की वजह से। अब पुलिस के भी दिमाग में बात आई कि 2 तारीख को गायब हुआ मंगेश, 3 को मौनी अमावस्या, तो कहीं इसका ताल्लुक, इसका कनेक्शन तंत्र मंत्र और नरबली से तो नहीं है। अब जब ये चीज़ें पुलिस के सामने आई तो पुलिस ने फिर कहा कि तमाम गांव और आसपास के ऐसे लोगों को ढूंढो जो तंत्र मंत्र करते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने जो जो बयान दिए उस हिसाब से न उनके गांव में मौजूदगी थी, न मौके वारदात पर मौजूदगी थी उनकी, न मंगेश के घर के आसपास। तो एक एक कर उन तांत्रिकों को छोड़ना पड़ा पुलिस को। कोई कनेक्शन जोड़ नहीं रहा, कोई सुराग मिल नहीं रहा। इसी तफ्तीश के दौरान फिर पुलिस को पता चला कि इस गांव के पास ही एक जौहरी की दुकान है, और वो उस पूरे इलाके में एक इकलौती ऐसी दुकान है जिसके दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब पुलिस को लगा कि चलो यहाँ से शायद कोई सुराग मिल जाए। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। 2 फरवरी के सारे विजुअल निकाले। देखते देखते रात के वक्त एक तस्वीर दिखाई दी, जिसमें दिखाई दिया कि एक भिखारी जैसा शख्स अपने पीठ पे एक बोरी लाद कर जा रहा है, और उस बोरी में लग रहा है कि कुछ अच्छा खासा सामान है, लेकिन उस भिखारी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, धुंधला है। बोरी को देख के पुलिस को लगा कि कहीं इस बोरी में कोई लाश तो नहीं है, क्योंकि बोरी का साइज और वजन देखकर वैसे ही लग रहा था। तो पुलिस को डाउट हुआ कि यही शायद कातिल है, ये लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहा है। अब चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन उस चेहरे के आधार पर जो तस्वीरों में कैद हुई, पुलिस ने स्केच आर्टिस्ट को बुलाया और उस भिखारी की तस्वीर बनाई और गांव में जगह जगह चिपकवा दिया, आसपास के ज़िले में भी। और पुलिस ने अपनी तरफ से इनाम का भी ऐलान किया कि जो भी इस भिखारी को पहचानेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। न उस भिखारी की पहचान हुई, न कोई आगे आया, न उसकी शिनाख्त हुई, वो कौन था कुछ पता नहीं चला। वक्त बीत गया, करीब अब 10-12 दिन हो चुके थे। अचानक फिर एक रोज़ पुलिस को अचानक खबर मिली कि गांव से ही
दूरी पर एक जंगल है, उस जंगल में कुछ इंसानी टुकड़े मिले। पुलिस की टीम फिर मौके पर पहुंचती है, वहाँ जाती है तो देखती है कि इंसानी जिस्म के कुछ अलग अलग टुकड़े हैं, हाथ है और भी चीज़ है, और खून से सने हुए कपड़े भी हैं, लेकिन सर गायब है। अब जब कपड़ा दिखा तो उस दिन सारी गलतफहमी दूर हो गई और ये पता चल गया ये जो शरीर के टुकड़े हैं ये उसी 12 साल के बच्चे मंगेश पाटिल के। कपड़े घर वालों ने पहचान लिए, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल, गीता पाटिल को संभालना और समझाना मुश्किल हो गया। इकलौते बेटे की इस तरह से मौत किसी भी माँ बाप को तड़पा कर रखती। तब ये लगभग क्लियर हो चुका था, फिर भी पुलिस ने अपनी तरफ से डीएनए और बाकी चीज़ों के लिए भेज दिया क्योंकि सर अभी तक नहीं मिला है। अब इन चीज़ों के मिलने के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया कि मामला कत्ल का है, और अब वही बात कि अगले दिन मौनी अमावस्या थी, तो क्या ये नरबली का मामला है। पुलिस ने एक बार फिर से तय किया कि वो तमाम जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को उठाएगी। इसके बाद उन तमाम लोगों को एक एक कर उठाया गया। इस दौरान में जहाँ से ये शरीर के अलग अलग टुकड़े मिले उस जंगल को भी पूरी तरह से छान मारा। बहुत सारे पुलिस वाले लगाए गए, दूर दूर तक जाके उन्होंने तलाशी दी, शायद कुछ और मिल जाए, सर मिल जाए, कोई और सुराग मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 15 दिन अब बीत चुके थे। 15 दिन में एक पैर, हाथ, शरीर के कुछ टुकड़े मिले, मंगेश के कपड़े मिले, लेकिन सर भी गायब है और शरीर के कुछ और टुकड़े गायब हैं। सुराग और सबूत के नाम पर पुलिस के पास कुछ नहीं। एक सीसीटीवी कैमरा में एक भिखारी कैद हुआ, उससे भी कोई जानकारी नहीं मिली। मोबाइल और ये सारी चीज़ें थी नहीं जिससे कुछ लोकेशन और बाकी चीज़ें आप ट्रेस करें। मंगेश बच्चा था, घर वाले गरीब थे, मोबाइल वो यूज़ भी नहीं करते थे। तब पुलिस के हाथ खाली हैं। 15 दिन हो गए। इधर टुकड़े मिलने के बाद अखबारों में भी वहाँ लोकल खबर छपी, गांव वाले गुस्से में भी है और पुलिस पे दबाव भी पड़ रहा है। और इधर पुलिस का है कि इस इलाके में इतनी बेरहमी से कौन कत्ल कर रहा है, लेकिन कातिल कौन है, मकसद क्या है, कोई कुछ सुराग नहीं है पुलिस के पास। एकदम अंधेरे में 15 दिन की तफ्तीश, स्पेशल टीम बनी हुई है। पुलिस खुद पे भी गुस्सा कर रही है कि वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है। 15 दिन के बाद इस केस के जो आईए थे इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वो लोग कुछ गलती कर रहे हैं। इन 15 दिनों में जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तफ्तीश की, कोई ऐसी चीज़, कई बार हर पुलिस वाले का सिक्स सेंस जागता है, उन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी मिस कर रहे हैं, हमारे आंखों के सामने से गुजरा लेकिन हमने शायद नज़रअंदाज कर दिया, हमें कहीं से कुछ इशारा मिला, हमने उसको समझा ही नहीं। और यही वजह कि 15 दिन हो गए केस सॉल्व नहीं हो रहा है। आईओ ने कहा कि ठंडे दिमाग से बैठकर अपनी टीम से सोचो कि हमने 15 दिन में अब तक क्या क्या हासिल किया सुराग और सबूत के नाम पर, और क्या क्या ऐसी चीज़ है जो हमने मिस कर दी। पूरी टीम लगती है, दिमाग लगाती है, सोचती है, शुरू से केस को स्टडी करते हैं। स्टडी करते करते आखिरकार एक जगह पर आकर एक पुलिस वाला रुक जाता है। वो कहता है, सर हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं। उसने कहा, क्या? उसने कहा, मंगेश के गायब होने के 6ठे दिन जब पहली बार एक कटा हुआ पैर मिला और हमने वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाई और डॉग स्क्वाड को बुलाया, खोजी कुत्ते को, तो उस खोजी कुत्ते से हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन खोजी कुत्ता जिस जिस तरफ जा रहा था, हमने उन इलाकों की तलाशी नहीं ली, न वहां पे गहराई से जांच की। अब उन्होंने सब नोट किया था, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि हमने स्पॉट पे क्या क्या किया। कुत्ते को लेकर गए तो वो किधर किधर गया, जंगल के अंदर गया, बाहर गया, मार्केट में गया, मोहल्ले में गया, तो ये सारी चीज़ें नोट थी। तब उस निकाला गया कि उस दिन वो कुत्ता मौका वारदात को सूंघने के बाद किधर किधर गया। तो पता चला कि सूंघने के बाद सबसे पहले तो वहीं इर्द गिर्द थोड़ी देर रहा और फिर उसने वापस पलटी मारी और उसी गांव की तरफ गया और उसी घर की तरफ गया जहां मंगेश रहता था। अब पुलिस को ये था कि मंगेश रहता है यहाँ पे, वो उसके पैर मिले हैं तो शायद वो इसीलिए मंगेश के घर तक पहुंच गया। लेकिन पुलिस को लगा कि नहीं, शायद वो खोजी कुत्ता कुछ इशारा दे रहा है, वो और कहीं जाने की बजाय वापस उसी मोहल्ले में क्यों लौटा और उसी के घर के इर्द गिर्द जाकर वो क्यों बार बार रुक जाता था। यहां से पुलिस ने अब सोचना शुरू किया कि हमने इस चीज को मिस किया कि खोजी कुत्ता वापस मंगेश के घर के आसपास ही जाकर क्यों रुक जाता है। अब पुलिस ने कहा कि जांच को थोड़ा बदल देते हैं। अब पुलिस तांत्रिक, कातिल, बाकी चीजों के बजाय उसने कहा मंगेश की फैमिली के बारे में सोचो। अब पुलिस की टीम लगी और मंगेश के माँ बाप और मंगेश की बहन, इनके बारे में इन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की। तो मंगेश के पिता के बारे में पूछताछ किया, बंगरू, मंगेश की मां गीता बाई पाटिल। तो इस सारी पूछताछ में कोई और चीज तो पता नहीं चली, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि पिछले करीब कुछ महीनों से
एक शख्स बंगरू और गीता पाटिल के घर आता है और इत्तेफाक से उन्होंने ये भी बताया कि वो शख्स तभी आता है जब बंगरू काम पर जाता है और गीता घर में अकेली होती है। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी, फिर भी उन्होंने कहा वो शख्स कौन है। अब उस शख्स को ढूंढा गया तो पता चला कि एक लड़का है 25 साल का, जिसका नाम बाद में मालूम हुआ समाधान पाटिल। पुलिस को लगा कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर समाधान पाटिल के बारे में जब और खंगाला तो पता चला कि समाधान पाटिल तो गीता का भांजा है, यानी गीता उसकी मामी है। पुलिस को लगा कि अब एक भांजा जो है वो घर नहीं आएगा अपनी मामी के, तो किसके घर जाएगा। फिर लगा हाथ पैर खाली। पुलिस को लगा कि अब कोई सुराग नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने समाधान पाटिल को बुलाया। उसने कहा कि चलो इससे पूछताछ करते हैं। समाधान पाटिल को बुलाने के बाद अब पुलिस ने उससे पूछताछ किया कि 2 फरवरी को तुम कहाँ थे। उसने बताया कि 2 फरवरी को मैं अपने घर पे था और ख़ासतौर पर दोपहर के वक्त। पुलिस ने उसके बयान की तस्दीक की। पता चला वाकई वो 2 फरवरी की दोपहर जब मंगेश स्कूल से लौटा 2 बजे के आसपास और गायब हुआ, तो उस दिन में समाधान पाटिल अपनी मामी से मिलने नहीं गया था। पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया, बोला कि देखो सच बता दो, क्योंकि तुम्हारा इससे डायरेक्ट कनेक्शन है, तुमने उसके हाथ पैर काटे हैं। अब चूंकि पुलिस को सुराग मिल नहीं रहा, कई बार ये पुलिस या सारी तिकड़ में करते हैं, तो तुम लंबे जाओगे और हम लोग फंसा देंगे। वैसे भी केस हमारे पास खुल नहीं रहा है, सारी चीज़ें हैं। अब एक सीधा साधा लड़का 25 साल का समाधान पाटिल पुलिस की इन धमकियों और पुलिस के जो घेराबंदी थी उसमें फंस गया। उसके बाद उसने हाथ जोड़ के बोला, साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे दोस्त राजेंद्र पाटिल ने किया। अब यहाँ एक दूसरा कैरेक्टर आया। पुलिस ने कहा ये राजेंद्र पाटिल कौन है, तो उसने बोला इसी गांव के बाहर रहता है, मेरा दोस्त है। पुलिस ने उसको बोला कि बुलाओ। अब राजेंद्र पाटिल को बुलाया, समाधान पाटिल का दोस्त। जब आया पुलिस के सामने तो वो वैसे ही घबराया हुआ था। उसके चेहरे को देख के पुलिस समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने उसकी अच्छी तबीयत से खातिरदारी की। थोड़ी ही देर में राजेंद्र पाटिल टूट गया और इसके बाद उसने कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पूरा गांव दंग रह गया। जिस केस को पुलिस अभी तक तंत्र मंत्र नरबली का केस समझकर चल रही थी, वो केस ही कुछ और निकला। लोगों को यकीन नहीं हुआ। 3 हफ्ते बीत गए थे, तीसरे हफ्ते में, ये 20वें या 21वें दिन ये केस खुला था। इन 20 दिनों तक मंगेश कश्यप के गुम होने के बाद जो सबसे ज्यादा रोई, जो सबसे ज्यादा बेहोश हुई, जिसने खाना पीना छोड़ दिया, जिसकी तबीयत खराब हो गई, जिसको लोग संभाल रहे हैं वो संभल नहीं रही है, यानी मंगेश की मां गीताबाई पाटिल, वही कातिल निकली। एक मां ने ही अपने 12 साल के बेटे का कत्ल किया था, लेकिन 20 दिनों तक उसने जो व्यवहार किया, उसने दुनिया के सामने अपने आप को जिस तरीके से दिखाया, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था इस पुलिस की कहानी के बाद भी कि पुलिस शायद झूठ बोल रही है। गीता कातिल नहीं हो सकती, एक मां अपने बेटे को नहीं मार सकती, लेकिन हकीकत यही थी, एक मां ने ही अपने बेटे का खून किया था। गीताबाई पाटिल ने ही 12 साल के बेटे मंगेश को मारा था। राजेंद्र पाटिल के बयान के बाद पुलिस गीता पाटिल को गिरफ्तार कर लेती है। गीता पाटिल का पति बंगरू पाटिल तक इस खुलासे के बाद हैरान था। वो भी पुलिस पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने कहा कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है और कोई वजह भी नहीं है। लेकिन फिर पुलिस ने वजह बताई और वो वजह भी एक कहानी थी। गीताबाई पाटिल और उसका भांजा, ये दोनों चूंकि रिश्तेदार थे, मामा और भांजा थे, मामी और भांजा थे समाधान पाटिल, तो अक्सर घर आना जाना था। 25 साल का लड़का था। बंगरू पाटिल नौकरी की वजह से, मजदूरी की वजह से सुबह घर से निकलता और शाम को ही घर लौटता। बच्चे स्कूल चले जाते। ऐसे ही माहौल में एक बार समाधान पाटिल और अपनी उसकी मामी, इन दोनों के बीच एक रिश्ता कायम हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। करीब आने के बाद ये फिर सिलसिला ही चल पड़ा। जब बंगरू बाहर होता, समाधान अपनी मामी के पास पहुंच जाता। घर में कोई होता नहीं, बच्चे स्कूल रहते, टाइम वही चुनते और दोनों अकेले में मिलते। कुछ वक्त बीता। समाधान पाटिल ने अपनी मामी के साथ अपने इस रिश्ते की कहानी अपने एक दोस्त राजेंद्र पाटिल को बता दी। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा मामी के साथ मेरा रिश्ता है। राजेंद्र पाटिल ने कहा यार कि मुझे भी मिलाओ। उसने कहा कि मैं मामी से पूछ के बताऊंगा। इसके बाद एक रोज समाधान पाटिल ने अपनी मामी से पूछा कि एक मेरा दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता है।
मामी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, उन्होंने कहा बुला लो। अब वो भी पहुंच गया। अब ये हुआ कि एक साथ गीता के दो लोगों से रिश्ते थे, एक अपने भांजे से और उस भांजे के दोस्त से। तो कभी समाधान उसके घर पहुंच जाता, कभी राजेंद्र उसके घर पहुंच जाता, जब पति घर के बाहर होता, बच्चे स्कूल होते। और ये करीब महीनों, 4-5-6 महीने हो गए इस रिश्ते को चलता रहा। बंगरू पाटिल को कभी भनक नहीं लगी। पड़ोसियों को कभी शक इसलिए नहीं हुआ कि सगा भांजा है समाधान पाटिल, तो वो आता और उसके दोस्त हैं तो क्या फर्क पड़ता है, घर के लोग हैं। ये कहानी चल रही थी बड़ी खामोशी से, दुनिया को पता नहीं था इस सच का। लेकिन 2 फरवरी 2019 को सैटरडे का दिन मंगेश स्कूल गया। हाफ डे का स्कूल था, छुट्टी जल्दी हो जाती और उस जल्दी से भी वो जल्दी उस दिन स्कूल से निकल गया और पहुंच गया घर। जब वो घर पहुंचा उससे ठीक पहले राजेंद्र पाटिल गीता के पास उसके घर में मौजूद था। उसे मालूम था कि बंगरू पाटिल काम पे गया है, बच्चे के लौटने का भी उसे टाइम मालूम था। तो उसे ये पता था कि 2 बजे से पहले नहीं आएंगे और ये उस दिन 2 से पहले पहुंच चुका था मंगेश। दरवाजे की कुंडी लगाना दोनों भूल चुके थे। मंगेश घर लौटा, दरवाजे पे हाथ मारा, दरवाज़ा खुल गया। लेकिन जो सामने का मंजर देखा, मंगेश उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी माँ को राजेंद्र पाटिल के साथ उस हालत में देखा जिसमें नहीं देखना चाहिए था। और इन दोनों ने भी मंगेश को उन्हें देखते हुए देख लिया। अब दोनों घबरा गए। राजेंद्र को लगा कि उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो अचानक गुस्से में आया। उसने वहीं पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई जोर से, बड़ी सी, और उसको उठाकर सीधे मंगेश के सर पर दे मारा। उसने लकड़ी से सर पे इतने जोर से वार किया कि सर से खून निकलने लगा। मंगेश गिर गया। इधर गीता को लगा कि अगर मंगेश ने जो कुछ देखा है उसने अपने बाप को बता दिया तो फिर उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उसने भी अपने फिर बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने राजेंद्र का साथ दिया। उन्हें लगा कि वो मर चुका है। इसके बाद फिर उन्होंने उसको एक बोरी में डाला और वो सच में मर चुका था। बोरी में डालने के बाद सारा खून वून साफ किया और लाश को घर में ही रखा क्योंकि दिन का वक्त था। उसके बाद जैसे ही शाम जब ये लौटने लगा, उसका पति जब आने का टाइम था, थोड़ा अंधेरा हुआ, तो ये लाश को ले जाकर राजेंद्र पाटिल ने पहले तो अपने दोस्त को फ़ोन किया, समाधान पाटिल को, उसे घर बुलाया और बोला कि ऐसे ऐसे हो गया और उसने देख लिया, राज खुल जाता, हम तीनों का खुल जाता, फिर इसलिए हमने मार दिया। उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर दोनों ने लाश को बोरी में डाली। सन्नाटा होते ही बोरी को लेकर बाहर निकले। वहाँ से आधे मील दूर एक जंगल में गए, वहाँ लाश के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर लाश फेंकते रहे और इस तरह अलग अलग इलाकों में फेंका, अलग अलग जगहों पर फेंका ताकि पुलिस को ढूंढने में मुश्किल हो। और 12 साल के एक बच्चे को सिर्फ अपनी पोल खोलने की वजह से उन्होंने मार दिया। लेकिन जिस तरीके से माँ की कहानी सामने आई, 2 लड़कों के साथ इश्क की कहानी, और अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद जिसे कोख से जन्म दिया उसे अपने ही हाथों से मरते हुए और मारते हुए न रोका न बोला, बल्कि अगले 20 दिन तक शानदार अदाकारी की। बार बार बेहोश हुई, सबसे ज़्यादा रोई, चीखी चिल्लाई, खाना पीना छोड़ दिया। लोगों को यही लगा कि इकलौते बेटे की मौत ने इसे पागल कर दिया है। लेकिन हकीकत में वो एक कातिल थी। और मैंने कई बार आपको बताया कि क्राइम रिपोर्टिंग में मैंने ऐसे बड़े मंजर और सीन देखे हैं जब यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला है कौन। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई इस गीता की ऐसी कहानी 1-2 दिल्ली में भी मैं देख चुका हूँ, जहाँ पे एक बीवी जिसके नए हस्बैंड का कत्ल हो गया, मौत हो गई, और वो 3-4 दिन तक बेहोश होती रही थी। लोग उसको पानी के छींटे दे देकर होश में लाते थे। उस वक्त कैमरा भी हम लोगों ने लगाया और वो बात नहीं कर पा रही थी और अजीब सा भी था। और 4 दिन के बाद वही बीवी जो लगातार बेहोश हो रही थी पुलिस स्टेशन में लॉकअप में थी, क्योंकि अपने पति की कातिल वही थी। तो चेहरे से, आंसुओं से, भावनाओं से, जज्बात से ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि आंसू सच्चे हैं या झूठे हैं, नौटंकी है, ड्रामा है, सही मानों में दर्द है, गम है, क्या है। तो इंसानों को परखना और पहचानना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये थी एक अजीब कहानी जिसका मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इसका क्लाइमेक्स जो है आपको चौंकाएगा भी और बेचैन भी करेगा।